सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में होने वाली इस मीटिंग में डायलिसिस के मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है कि फ्री में डायलिसिस के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और इसके साथ कर्मचारियों को 4% डीए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियमितीकरण का भी प्रस्ताव आने की उम्मीद है। साथ ही करीब आपको बताते चले कि 150 संविदा कर्मियों को भी सौगात मिल सकती है। तो बताते ये भी चले कि करीब 150 संविदा कर्मियों को सौगात मिल सकती है। तो आज धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग काफी अहम है। तो डायलिसिस के मरीजों को यहां पर राहत मिल सकती है। साथ ही बताया जा रहा है कि फ्री डायलिसिस कराने पर मुहर लग सकती है और बताया यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान देखा जाएगा कि 150 संविदा कर्मियों को सौगात मिल सकती है। और साथ ही शाम 4:30 बजे सचिवालय में यह अहम बैठक होगी। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियमितीकरण की भी बात सामने आएगी। कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगेगी और बताया जा रहा है कि फ्री डायलिसिस की बात भी सामने आई है जिस पर मुहर लग सकती है। और सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, धामी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है और बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान फ्री डायलिसिस की बात भी सामने आएगी और भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। तो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है? देखिए, शाम 4:30 बजे से सचिवालय में एक कैबिनेट मीटिंग होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में और इसमें कई प्रस्ताव आ सकते हैं, खासकर जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है कि अभी तक जो तमाम अस्पताल हैं वहां पर डायलिसिस के पेशेंट्स को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो अटल आयुष्मान योजना है उसके तहत भी अभी तक केवल 50% रियायत ही पेशेंट को मिल पाती थी। ऐसे में बड़े पैमाने पर जो दूर दराज के लोग हैं, जो आर्थिक पृष्ठभूमि जिनकी कमजोर है, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक प्रस्ताव ये भी आ सकता है कि जो ऐसे डायलिसिस के पेशेंट हैं उनका अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क उपचार उनका किया जाए, तो एक बड़ी राहत होगी। दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव आ सकता है वो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में करीब 174 के आसपास संविदा कर्मी हैं जिनको करीब 5 साल से अधिक का समय वहां पर हो चुका है और पूर्व में उनके साथ के जो अधिकांश जो कर्मचारी थे उनको रेगुलराइज उनका किया जा चुका है। तो ये कर्मचारी भी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनका भी नियमितीकरण किया जाए। आज की कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी आ सकता है कि जो शेष जो छूटे हुए कर्मचारी हैं 174 के आसपास, बिल्कुल इसीलिए सुनील कहा जा रहा है कि बैठक हर लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक पे आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। साल 2024 में उत्तराखंड एक और रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए साफ संकेत दे दिए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए मई 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। तब से करीब 3 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। यूं तो कमेटी बहुत पहले ही अपना काम पूरा कर चुकी है, लेकिन किसी न किसी वजह से मामला लटकता रहा और कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कमेटी से उनकी बातचीत हुई है। यूसीसी कमेटी जनवरी में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। जैसा यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकताएं करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे, विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से लागू हो, इसकी पहल उत्तराखंड से हो रही है। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जनवरी में ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। शुरू से हम लोग कह रहे हैं तो ऐसी ड्राफ्ट प्राप्त होगा तो विधानसभा के पटल पर रखते हुए उसको कानून का एक यानी कि बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनवरी में ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार इसे न्याय विभाग को भेजेगी। न्याय विभाग इसे बिल का स्वरूप देते हुए कैबिनेट के पास भेजेगा।
कैबिनेट से पास होने के बाद विधानसभा में बिल को पास कराना होगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। उसको विधानसभा के पटल पर रखा जा सकेगा और जब भी विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा उसमें जो 3 मुख्य चरण हैं, प्रस्तावन, विचार और पारण की प्रक्रिया के पश्चात उस विधेयक के विधानसभा द्वारा पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल का अनुमोदन। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और देश में पहली बार उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कानून लागू हो सकता है, जिसके अगले चुनाव से पहले बड़े मूव के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर आरएसएस के संघ कार्यवाह दत्ताश्री होसबोले मौजूद हैं और आज होसबोले पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। आरएसएस के प्रांत कार्यालय में होने वाली बैठक में अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर मीटिंग और इसके साथ ही परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम की रणनीति बनेगी। आरएसएस उत्तराखंड में 5000 गाँवों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, जिसके लिए आरएसएस एक अभियान भी चलाने जा रही है। दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक होगी और इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। दोपहर बाद 3 बजे से बीजेपी मुख्यालय में बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी। बैठक में उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर जमीन धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति सुधीर विडलास अरेस्ट हुए हैं। सीबीआई ने सुधीर विडलास को गिरफ्तार किया है। विडलास के खिलाफ देहरादून के अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज है। आधा दर्जन मामले दर्ज है। सभी मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी थी। सीबीआई ने जांच के बाद विडलास के कई ठिकानों पर छापे भी की है। जांच पूरी होने पर सीबीआई ने सुधीर विडलास को गिरफ्तार किया। आज सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। तो बताते चले कि सीबीआई कोर्ट में पेशी करेगी। करीब 2 सालों में 30,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के केस आने के बाद उत्तराखंड पुलिस हर थाने में आईटी एक्सपर्ट बैठाने का फैसला किया है ताकि साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। पिछले साल और इस साल अभी तक उत्तराखंड में अलग अलग मामलों में कुल 31,000 एफआईआर दर्ज हुई हैं। वहीं इस दौरान प्रदेश में 33,000 से ज्यादा मामले सिर्फ साइबर क्राइम से जुड़े हुए दर्ज हुए हैं। गौरतलब है कि साइबर क्राइम का मामला अपहरण, लूट, हत्या जैसे अपराध से अलग दर्ज किया जाता है। साइबर क्राइम को सुलझाना पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि पुलिस के पास एक्सपर्ट नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए शुरुआती चरण में प्रदेश के 4 जिलों के सभी थानों में आईटी एक्सपर्ट रखने की कवायद शुरू हुई है। कुल अगर हम संख्या देखें 2022 और 23 का कंपैरिजन देखें तो इसमें इन हेड्स में कमी आई है, लेकिन साथ ही अगर देखें तो हम साइबर क्राइम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है। जितना हमारा लगभग 15,000 प्लस जो आईपीसी क्राइम है, उतना ही लगभग कंप्लेंट्स भी एक साल में साइबर क्राइम्स की आई हुई है। तो ये एक उत्तराखंड पुलिस के सामने एक बेहद बड़ी चुनौती है कि साइबर क्राइम को हम कैसे डील करें। उत्तराखंड में औसतन रोजाना 45 मामले साइबर अपराधों से जुड़े हुए सामने आते हैं। पिछले 2 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साइबर अपराधियों ने करीब 55 करोड़ की ठगी की और अगर इसकी रिकवरी की बात करें तो केवल 5.5 करोड़ रुपए ही वापस मिल सके हैं। कुल मिलाकर लगभग 55 करोड़ रुपए का फ्रॉड इस साल रिपोर्ट हुआ है साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स में, और जिसमें से लगभग हम 6.25 करोड़, जिसका मतलब लगभग 11-12% हम पैसा पीड़ितों का वापस करा पाए हैं। तो इसमें जितना जल्दी अगर कोई पीड़ित रिपोर्ट कर देगा उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं पैसे वापस आने के। जहां तक कि ट्रेंड की बात की जाए तो अलग अलग तरह का ट्रेंड इस साल निकल कर आया है। मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं और जो बड़ा साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हो रहा है वो वर्क फ्रॉम होम और वीडियो लाइक करने के नाम पर है।
उत्तराखंड में साइबर अपराधियों के निशाने पर घरेलू महिलाएं, रिटायर्ड कर्मचारी और ऐसे लोग रहे हैं जो रोजगार की तलाश में रहते हैं। हालिया घटनाओं में साइबर अपराधियों ने अब ऐसे लोगों को भी शिकार बनाना शुरू किया है जो पैसा इन्वेस्ट करने के ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और बात कर लेते हैं ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मियों को अब हर रोज के काम का ब्यौरा देना होगा। पुलिस मुख्यालय ने एक ऐसा सर्कुलर निकाला है जिससे कि अब पुलिस हेडक्वार्टर, सीआईडी और पटेल भवन में तैनात पुलिसकर्मी जो कर्मचारी है वो हैरान है। पटेल भवन पुलिस विभाग से जुड़े अधिकांश ऑफिस है और इनको अब हर घंटे अपने काम का ब्यौरा अपने अधिकारी के पास हार्ड कॉपी में लिख कर देना है, जिस पर समीक्षा भी हर हफ्ते होगी और जिसके लिए बकायदा पुलिस हेडक्वार्टर ने एक फॉर्मेट भी तैयार किया हुआ है जिसे हर दिन भरकर विभागीय अधिकारी को देना होगा। कोविड के नए वेरिएंट JN1 के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में सभी मेडिकल कॉलेज को अपनी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने गुरुवार को सभी डीएम और सीएमओ के साथ मीटिंग की, जिसमें संक्रमण को देखते हुए सभी तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि राहत की बात है, अभी प्रदेश में कोविड का कोई एक्टिव केस नहीं है। कि अभी कोई घबराने वाली फिलहाल बात नहीं है। एक तो उत्तराखंड में अभी तक इस सब वेरिएंट की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस ये पारित किए हैं कि सर्विलेंस और टेस्टिंग हम लोग बढ़ा। उत्तरकाशी के जंगलों में पिछले 5 दिनों से भीषण आग लगी हुई है। जिला मुख्यालय के आसपास के जंगलों सहित मुखेम और डूंडा रेंज के वन जो है वो आग से धूध कर जल रहे हैं। अपर यमुना प्रभाग के जंगलों में आग से चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है और इसके साथ वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ ग्रामीणों से जंगलों को आग से बचाने की अपील कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंगलों में लगी आग से लाखों की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। सहयोगी बलवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या आग को बुझा दिया गया है या फिर नहीं बुझाया है, और आग लगने की वजह क्या कुछ बताई जा रही है? बिल्कुल, जो आग है अभी भी लगी हुई है और जो कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले शुरू में 2-3 रेंज में ही आग देखने को मिल रही थी, तो अब जितने भी वन प्रभाग पड़ते हैं, चाहे टोंस वन प्रभाग हो, चाहे यमुना अपर यमुना वन प्रभाग हो या उत्तरकाशी वन प्रभाग हो, सभी वन प्रभाग के जो जंगल है वहाँ आग लगी हुई है और जो वेस्ट जो वन संपदा है वो जल रही है। जो जंगली जो जानवर रहते हैं जंगलों में, उन पे भी संकट गहराया हुआ है और पूरे जनपद में धुंध छाई हुई है। धुंध इस तरह से छाई हुई कि जो धूप है वो भी बिल्कुल हल्की सी महसूस हो रही है। तो कह सकते हैं कि आग लगातार लगी हुई है। जो वनकर्मी है आग बुझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर वन विभाग के अधिकारी को कहना है कि जिस तरह से बड़ी मात्रा में पिरोल जंगलों में गिरा है और अब जब बारिश नहीं हुई है तो सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि आग जब लग रही है तो तेजी से जो दायरा है अपना बढ़ा रही है और बड़ी संख्या में जो जंगल है वो जल रहे हैं। तो इस समय कह सकते हैं कि वन विभाग की जो टीमें हैं, सभी टीमें लगातार ग्राउंड जीरो पे आग बुझाने की कोशिश कर रही है, पर आग है जो अभी तक कंट्रोल नहीं की गई है और 5 दिन हो गया है। पूरा कोहरा जनपद में देखा जा सकता है और आग के साथ कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में मौसम आज एक बार फिर से बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 3000 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी जिलों में बारिश की संभावना है। पहाड़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में अगर मौसम बदलता है तो पहाड़ में ठंड और बढ़नी तय है। 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मैदानी जिलों में हल्की बारिश का पूर्व अनुमान है। पहाड़ों में पाला भी बढ़ाएगा परेशानी। पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिसके बाद जगह जगह प्राकृतिक झरने भी जम चुके हैं। पीने का पानी भी जमने की कगार पर है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों में 2 दिन बाद मौसम बदलने का पूर्व अनुमान जताते हुए बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जो है वो जारी कर दी है।
और लेकिन उससे पहले पहाड़ों में पड़ रही सूखी ठंड से लोगों के हाल बेहाल हैं। सड़कों पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों को चलने में दिक्कतें हो रही हैं। कल देर रात मोहान में एक बाघ एक रिजॉर्ट के अंदर जा घुसा और यहां बाघ के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। वीडियो देखने से लग रहा है कि यहां कुछ घायल है और इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों में बाघ का डर बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कल देर रात बाघ घूमता हुआ नजर आया है। रामनगर से ये तस्वीर सामने आई है। तो बाघ दिखने से लोगों के मन में डर है, दहशत है और वाकई इन तस्वीरों को देखकर ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरीके से डरे सहमे हुए हैं। देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर जब कल देर रात बाघ घूमता हुआ नजर आया और पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये बाघ कैद हो गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद जो आसपास के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो काफी डरे सहमे हुए हैं। आदमखोर के आतंक के बीच भीमताल और इससे सटा ग्रामीण इलाके की बात करें तो लोग डरे सहमे हुए हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन के कर्मचारी लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। इस दहशत के बीच रात के अंधेरे में वन विभाग के कर्मचारी जगे हुए हैं। रात भर जगह जगह अलाव जलाकर वनकर्मी बैठे हैं। विकासनगर के कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज के जंगल में इन दिनों हाथियों की चहलकदमी बढ़ गई है, जिससे जंगल के पास बनी रिहायशी कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। वहीं वन प्रभाग हाथियों की बढ़ती तादाद को जंगल के लिए अच्छे संकेत मान रही है। वन विभाग ने जंगल के पास गश्त बढ़ा दी है और इसके साथ ही वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो हाथियों को उकसाने की हरकत न करें। हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना से पहले हर की पैड़ी पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। योजना के मुताबिक पुलिस चौकी को हर की पैड़ी की थीम और उत्तराखंड की पारंपरिक शैली के तहत ही डेवलप किया जा रहा है। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर डीपीआर तैयार की जा रही है। उसके बाद कॉरिडोर का काम शुरू कर दिया जाएगा। हर की पैड़ी चौकी का रिकंस्ट्रक्शन कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का काम माना जा रहा है। फिलहाल हर की पैड़ी पुलिस चौकी यहां से 100 मीटर की दूरी पर शिफ्ट कर दी गई है। हर की पैड़ी मुख्य द्वार के बगल में बनी हुई पुलिस चौकी की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और इसके बाद जल्द इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। उत्तराखंड है तो ऑब्वियस है कि हम अपने पारंपरिक शैली में ही उसको बनाएंगे, क्योंकि हर की पैड़ी में जो पुलिस चौकी है स्थापित है आज की डेट में, वो आपने देखा होगा कि काफ़ी वर्षों से वैसी हालत में था। अब उसको हम लोगों ने इसलिए टेकअप किया कि एक तो पारंपरिक लुक हमें वहाँ पे मिलेगा और हर की पैड़ी के हार्ट में है वो, ताकि मैक्सिमम लोग जो देखते हैं तो हमारे उत्तराखंड की जो वास्तुकला है उससे वो रूबरू हो चुके हैं। हरिद्वार में 23 से 26 दिसंबर तक वीवीआईपी का जमावड़ा रहेगा। यहां 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति समेत राजनीतिक क्षेत्र के कई दिग्गज शिरकत करेंगे। 23 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वेद विज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे। उसके बाद 24 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगे। उसके बाद 25 और 26 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बीजेपी संगठन के कई दिग्गज नेताओं का भी दौरा इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित है। पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ये लोग सब पधारेंगे। हरिद्वार में एरो एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे जायरोकॉप्टर के रनवे का काम फिलहाल धीमा पड़ गया है। यूपी सिंचाई विभाग ने बैरागी कैंप स्थित जमीन को अपना बताते हुए जिला प्रशासन को काम रुकवाने के लिए पत्र भेजा है। इसके बाद रनवे बनाने का काम फिलहाल धीमा पड़ गया है। 15 जनवरी से जायरोकॉप्टर फ्लाइंग को विधिवत रूप से शुरू करने की योजना थी। हालांकि जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि रनवे के लिए अस्थायी निर्माण किया जा रहा है। इससे यूपी सिंचाई विभाग को कोई नुकसान नहीं होगा और इसको लेकर यूपी सिंचाई विभाग को जल्द पत्र लिखा जाएगा।
अनुमति प्रदान करने के बाद ये अस्थाई पूरा स्पॉट बना दिया गया है। उसमें हमें 200 वर्ग मीटर की चौड़ाई और 1200 वर्ग मीटर की लंबाई का हमें स्पॉट मिला हुआ है। टेहरी में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में बनी पार्किंग कूड़े घर में तब्दील हो गई है। चंबा गंगोत्री हाईवे पर पर्यटन विभाग ने करीब 8 करोड़ की लागत से 3 मंजिला पार्किंग का निर्माण किया था, लेकिन पार्किंग का सही संचालन नहीं होने के चलते आज पार्किंग कूड़ा घर में तब्दील हो चुकी है। यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को इस पार्किंग का फायदा नहीं मिल पा रहा है। वहीं लोगों का आरोप यह भी है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पार्किंग से कूड़ा नहीं हटाया। करोड़ों रुपए लगा करके कि यहाँ पे से चारधाम का जो भी पड़ाव होगा, मेन बसें यहाँ पे खड़ी होंगी, वो नहीं हो पा रही है, सुचारू रूप से इसे नहीं चलाया जा रहा है। जबकि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि कई सारा कूड़ा घर ही बन चुका है एक हिसाब से। ये क्योंकि पार्किंग जो है पर्यटन विभाग की है और पर्यटन विभाग की ही द्वारा उसको संचालित किया जाता है। नगर पालिका द्वारा उसमें साफ सफाई की प्रतिदिन व्यवस्था की जाती है और उसको साफ सफाई की उसमें सुचारू रूप से रखी जाती है। आगे भी खबरें जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।